गुरुग्राम कॉलेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन विषय के प्राकृतिक संसाधन के खनिज संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम खनिज संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो खनिज संसाधन है वह पर्यावरण में कैसे योगदान देता है। पर्यावरण के अंदर जो खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन किसी भी देश की एक महत्वपूर्ण संपदा होती है जो उस देश को मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध करवाती है। खनिज संसाधन है जो मनुष्य के काम में आते हैं। तो निश्चित रासायनिक संगठन युक्त पदार्थ होते हैं। तो जो खनिज संसाधन होते हैं निश्चित रासायनिक युक्त संसाधन पदार्थ होते हैं। तो ये जो भूगर्भ से प्राप्त किए जाते हैं जैविक एवं अजैविक पदार्थों को आपस में मिलकर जब भूगर्भ में कोई निश्चित रासायनिक पदार्थ बनता है तो उसे खनिज संसाधन कहा जाता है। खनिज जो होते हैं ठोस द्रव्य दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। खनिज जो होते हैं ठोस एवं द्रव्य दोनों रूप में पृथ्वी में उपस्थित हैं। तो खनिज को निकालने के लिए खनन का काम किया जाता है, मतलब उत्खनन किया जाता है। जमीन को खोदकर खनिज निकाले जाते हैं। खनिज संसाधन को हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। तो जो खनिज संसाधन है इसे 3 वर्गों में कैसे बांट सकते हैं वह इस प्रकार है कि जो खनिज संसाधन है वह 3 भागों में बटा हुआ है। अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज एवं तीसरा जो है बहुमूल्य खनिज या खनिज ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। के रूप में आता है। तो जो खनिज संसाधन है अधात्विक, धात्विक एवं खनिज ईंधन के रूप में होता है। तो इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। जो अधात्विक खनिज है उसके अंतर्गत 3 मुख्य वर्ग आते हैं। अधात्विक खनिज के अंतर्गत 3 मुख्य वर्ग आते हैं। तो पहले हम खनिज संसाधन के धात्विक खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। जो धात्विक खनिज है वह भी 3 भागों में बटा हुआ है। तो धात्विक खनिज है अलोहे, जो मतलब जो धातु है लोहे से नहीं बने हुए, अलोहे धातु, लोहे धातु। और तीसरा है बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु। तो इसमें जो धात्विक खनिज है इसके जो 3 प्रकार हैं अलोहे धातु, लोहे धातु और बहुमूल्य धातु। तो अब अपने अलोहे धातु को देखें तो जो लोहे के बिना जो धातुएं होती हैं वह है तांबा, सीसा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनिक, एंटीमनी, रांगा, पारा और डोलोमाइट, जिप्सम, फ्लोराइड आदि अलोहे धातु की श्रेणी में आते हैं। जिनमें से जैसे अलोहे धातु रांगा, टिन, पारा, जिप्सम और एल्युमिनियम, जस्ता, सीसा ये सभी अलोहे धातु की श्रेणी में आते हैं। यह तांबा, सीसा, जस्ता राजस्थान में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
उत्पादन मूल्य की दृष्टि से भारत प्रथम वर्ष में है। अलोहे धातु के उत्पादन की दृष्टि से भारत प्रथम वर्ष में प्रथम स्थान पर है। यह अल्प मूल्य धातुएं व उद्योगों में इनका बहुतायता उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं लोहे धातु। तो लोहे धातु जो है यह 3 प्रकार से आगे बढ़ता है। एक लोहे के जो प्रकार होते तो सारे लोहे से ही बने हैं, लेकिन जो उनके प्रकार हैं, पाइराइट है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, ये सभी लोह धातु के प्रकार हैं। तो ये धातुओं का भंडार अलग अलग रखा गया है और प्राकृतिक लोहे पाइराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट आदि कहलाते हैं। अब लोहे में भी कई धातुएं मिश्र होती हैं, जैसे टंगस्टन में लोहा मिश्रण होता है, मोलिब्डेनम, निकल, कोबाल्ट में लोहा मिश्र पाया जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे की, बहुमूल्य धातु। तो जो बहुमूल्य धातु होती है उनमें से जैसे मान लो सोना चांदी, बहुमूल्य धातु में सोना, चांदी, प्लेटिनियम एवं अन्य जो पदार्थ जो आभूषण के रूप में काम लिए जाते हैं वह सारे बहुमूल्य धातु में आ जाते हैं। लोहे धातु में क्या आ जाते हैं? मैग्नेटाइट, और इसमें एलोहे में सीसा, जस्ता, पारा, टिन एवं अन्य धातुएं जैसे कि जिप्सम, फ्लोराइड आदि अलोहे धातु में आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। जो अधात्विक खनिज होते हैं इन्हें इंग्लिश में नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है। रसायन विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो वह खनिज जिनमें धात्विक गुण नहीं होते, वह खनिज जिनमें धात्विक गुण नहीं पाए जाते। कौन से गुण नहीं पाए जाते? धात्विक गुण नहीं पाए जाते, मतलब जो धातु में गुण पाए जाते हैं वो अधात्विक खनिज में नहीं पाए जाते। तो जो अधात्विक खनिज है वह भी मनुष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये अधात्विक खनिज है, इसमें भी गुण धात्विक वाले गुण नहीं होने के बावजूद भी ये उपयोगिता के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में जैसे अपने बात करेंगे धात्विक खनिज में, तो अधात्विक खनिज में आता है इमारती पत्थर। जो अधात्विक खनिज है इसमें आता है इमारती पत्थर। जो हम घरों में या औद्योगिक क्षेत्र में या अन्य जगह पे हम जो पत्थर लगाते हैं वह इमारती पत्थर कहलाता है। किसी इमारत को खड़ा करने के लिए या किसी इमारत को अच्छे से दिखाने के लिए जो पत्थर लगाया जाता है उसे इमारती पत्थर कहते हैं, जिसमें संगमरमर, क्वार्ट्ज और चूना पत्थर और बलुआ पत्थर आता है। जिसमें क्वार्ट्ज, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर आता है, जो कि कई प्रकार की किस्मों के रूप में पाया जाता है। और ये जो इसकी किस्में हैं ये भी काफ़ी अलग अलग तरह की होती हैं। फिर आता है बहुमूल्य खनिज। इसी अधात्विक खनिज के अंदर बहुमूल्य खनिज भी आते हैं, जो मनुष्य के द्वारा खनन से प्राप्त किए जाते हैं। बहुमूल्य खनिज जो हैं वह कौन कौन से हैं? जैसे हीरा, पन्ना, मानक, पुखराज। जैसे हीरा, पन्ना, मानक, पुखराज। ये ऐसे रत्न एवं पत्थर होते हैं जो पत्थर होने के बावजूद भी खनिज के रूप में पाए जाते हैं
और बहुत ही महत्वपूर्ण, और इनकी जो कीमत होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। और आगे एक और है नीलम, जो कि आभूषणों में काम में लिया जाता है। और ये जो पत्थर होते हैं साज सजावट के लिए होते हैं, और इनका जो उपयोग है मनुष्य के द्वारा किया जाता है, और मनुष्य इनको बहुत बड़ी कॉस्ट पर खरीदता है, बहुत बड़ी कीमत पर ये मनुष्य को प्राप्त होते हैं। फिर आता है औद्योगिक खनिज। अधात्विक खनिज में तीसरा जो है औद्योगिक खनिज है। औद्योगिक खनिज है ऐसा खनिज जो प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त किया जाता है, जो उद्योगों में काम में लिया जाता है, जैसे लाल गेरू, चूना पत्थर, स्पेस्टिक, गंधक, बोरेक्स और फास्फोराइट, मोनेजाइट, क्ले आदि। जो आजकल बाजारों में बच्चों के खिलौनों के लिए क्ले नाम की एक खनिज होती है, जो अलग अलग रंगों में पाई जाती है, जो खिलौने बनाने के लिए काम में ली जाती है। फिर इसी के औद्योगिक खनिज के अंदर ही आते हैं अर्ध बहुमूल्य खनिज। औद्योगिक खनिज उद्योग के रूप में काम लिए जाते हैं। यही जो बहुमूल्य खनिज होते हैं, इन्हीं का एक छोटा रूप, इन्हीं के छोटा रूप या सस्ते रूप में जो खनिज पाए जाते हैं उसे ही अर्ध बहुमूल्य खनिज कहा जाता है। जैसे गार्नेट, सुनेला, मूंगा, जिरकन, हकीक और लहसुनिया आदि। तो ये जो जितने भी पत्थर हैं अर्ध बहुमूल्य जो खनिज हैं, वो बहुमूल्य खनिज का ही एक प्रतिरूप, या मान लो कह दो कि एक सस्ते रूप में पाए जाते हैं। फिर आता है सिरामिक खनिज। ऐसे खनिज जो फेल्सपार भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाएं होती हैं उन्हें सिरामिक खनिज कहते हैं। सिरामिक खनिज जो होता है वह भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाएं होती है, जो कि औद्योगिक रूप से काम में ली जाती है और अधात्विक की श्रेणी में आती है। अब हम शुरू से देखते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन का खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन को अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज एवं खनिज ईंधन के रूप में तीन प्रकार से बांटा गया है। और जो खनिज संसाधन है उसमें जो धात्विक खनिज है उसको भी तीन प्रकार से बांटा गया है। धात्विक खनिज जैसे अलोह खनिज, लौह खनिज एवं बहुमूल्य धातुएं। फिर आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक मतलब नॉन मेटलिक जो खनिज होते हैं वह भी चार प्रकार से बांटे गए हैं। और इन अधात्विक खनिज में धात्विक गुण नहीं पाए जाते। जो धातु में गुण पाए जाते हैं वो अधात्विक खनिज में नहीं पाए जाते, जैसे इमारती पत्थर, बहुमूल्य खनिज और औद्योगिक खनिज एवं सिरामिक खनिज या अर्ध बहुमूल्य खनिज। तो ये सारे अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। अब अपने बात करते हैं खनिज संसाधन के बारे में। तो बच्चों ये आपको दो जो खनिज संसाधन के दो जो प्रकार हैं वो समझ आ गए। तो तीसरा जो अपना है वह है खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन है ये किस रूप में काम आता है? खनिज ईंधन जो है, जैसे खनिज ईंधन में क्या है, कोयला है, पेट्रोल है और क्या है, और पेट्रोलियम आणविक ऊर्जा खनिज संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोल पदार्थ, और ये संपन्नता एवं माप व अर्थव्यवस्था के निर्धारक है। ये कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, वे अन्य खनिज, डीजल व अन्य खनिज जो ईंधन के रूप में काम लिए जाते हैं। ईंधन मतलब जो किसी ऊर्जा को रूपांतरण करने का काम करते हैं, जो किसी को ऊर्जा में बदलते हैं, तो वह ईंधन के रूप में काम लिए जाते हैं। जैसे कोयले से बिजली बनाना, कोयले से पहले रेल भी चलती थी, पेट्रोल से किसी गाड़ी का चलना, डीजल से किसी इंजन का चलना, अन्य खनिज जो ईंधन के रूप में काम लिए जाते हैं। कोल नाम का एक सर्वाधिक प्रसिद्ध जो ईंधन खनिज है, वह कोल नाम का एक सर्वविदित उपलब्ध ईंधन है,
जिसमें घरेलू ईंधन से लेकर के बड़े बड़े उद्योगों में इसका काम लिया जाता है। ये विद्युत संयंत्रों में ईंधन के रूप में काम लिया जाता है। कोयला करोड़ों वर्षों से मिट्टी की परतों में दबी हुई वनस्पति कार्बन का ही बदला हुआ रूप है। कोयला जो है वर्षों से, करोड़ वर्षों पहले से मिट्टी में दबा हुआ ये जो वनस्पति है उसी का रूप है। और जो अत्यधिक दाब व ताप के कारण कोयले एवं खनिज संसाधन के रूप में रूपांतरित हो गया है। हमारे देश में कोयला उत्पादन विश्व में, हमारा जो देश है भारत देश है, कोयला उत्पादन विश्व में 5वां स्थान है। जो हमारे देश का स्थान है कोयले का वो कौन सा है? विश्व में 5वां स्थान है। मतलब हमारा देश कोयले के उत्पादन में 5वें स्थान पर है। और इसका अधिकांश भाग कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में पाया जाता है। कुछ भाग मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं और महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। फिर आता है खनिज तेल एवं पेट्रोलियम। अब खनिज ईंधन के अंदर ही हम खनिज जो तेल है, खनिज ईंधन के अंदर खनिज पेट्रोलियम के बारे में अध्ययन करेंगे कि खनिज जो पेट्रोलियम है वह किस तरह से काम में लिया जाता है, जो कि बहु उपयोगी है। इसे प्राप्त करने के लिए मशीनों के द्वारा जमीन में कुएं खोदे जाते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए पेट्रोल को या पेट्रोलियम खनिज को प्राप्त करने के लिए मशीन के द्वारा जमीन में कुएं खोदे जाते हैं। इस प्रकार तेल प्राकृतिक गैस व के साथ, जो तेल होता है प्राकृतिक गैस के साथ फुवारे के रूप में, मतलब एक पृथ्वी से उछाल के रूप में बाहर आता है और शोधकों तक पहुंचाया जाता है। मतलब जो इनका रिफाइनरी करते हैं, जो इनको शुद्ध करते हैं, उन मशीनों में इस कच्चे तेल को पहुंचाया जाता है। और इनमें से विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें अलग किया जाता है। इस प्रकार से जो कच्चा तेल जो पृथ्वी से निकाला जाता है वह पेट्रोलियम का जो भाग है उसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। अब जो खनिज पेट्रोलियम है इसका ये मतलब कच्चा तेल है, तो इसमें से जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल वे अन्य जो उत्पाद अलग अलग करके प्राप्त किए जाते हैं, बेंजीन, ग्रीज आदि रूप जो मतलब प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोल जो है वो वाहनों और वायुयानों, डीजल व भारी वाहनों को चलाने में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, चलाने में ऊर्जा देता है। और विश्व में पेट्रोलियम के भंडार मुख्य रूप से सऊदी अरब, विश्व में जब देखा जाए तो पेट्रोलियम के जो बड़े भंडार हैं सऊदी अरब, कुवैत एवं ईरान, सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। हमारे देश में सबसे पहले जो तेल असम के डिगबोई नामक स्थान पर पाया गया था। हमारे देश में सबसे पहले जो तेल है वह असम राज्य के डिगबोई स्थान पर सबसे पहले तेल पाया गया था। और इसके बाद में प्राकृतिक आयोग द्वारा ONGC व ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा OIL के प्रयासों से कावेरी बेसिन अरुणाचल प्रदेश में तेल की खोज की गई है। कावेरी बेसिन और अरुणाचल प्रदेश में भी तेल की जो खोज की गई है। फिर उसके बाद है, अब ये तो हो गए खनिज संसाधन। अब ये सारा जो खनिज संसाधन है जब इनका हम ओवर यूटिलाइजेशन मतलब ज़्यादा उपयोग, अति दोहन करते हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो ये है ये परंतु ये जिस अवस्था में प्राप्त होते हैं वह उनका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो ये खनिज है, इनका जिस अवस्था में प्राप्त किया उसी अवस्था में इसका उपयोग कर लिया। कई जो खनिज हैं वह तो मतलब भी न्यू रिन्यूएबल है, मतलब नवीकरणीय खनिज है,
जिनसे एक खनिज से दूसरा खनिज या दूसरी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और कई जो खनिज है अनवीकरणीय है जिनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोल, ईंधन के रूप में काम में लिए जाने वाले खनिज एवं और जो दूसरे खनिज हैं वह भी। और इस प्रकार बर्तन बनाने में चिकनी मिट्टी या स्फटिक हथियारों के निर्माण, लोहा, मैग्नीज, अयस्क, रंग रोगन आदि रंगीन पत्थर, सोना, चांदी, बहुमूल्य जितने भी आभूषण बनाए जाते हैं वह सभी खनिजों से प्राप्त होते हैं। जब इनका अति दोहन होता है तो धात्विक, अधात्विक खनिज कई उद्योगों में काम आते हैं। तो इनका राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग जैसे हैं वो कई सारे हैं। फिर हम बात करते हैं कि उद्योगों में अतिरिक्त गृह निर्माण में जो उद्योग होते हैं, अतिरिक्त गृह निर्माण उद्योग, ये सभी तरह से पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट, चूना पत्थर खनिज आदि के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। बहुमूल्य जो खनिज हैं, हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज आदि अखंड के रूप में काम में खदानों से निकाले जाते हैं। इन्हें परिष्कृत रूप में आभूषणों के निर्माण के रूप में काम में लिया जाता है। अर्ध बहुमूल्य खनिज हैं, ये भी सुनेला, गोमेदक, फिरोजा, मूंगा, ओनेक्स आदि जो हैं जवाहरातों की कटाई और आदि के जेवरात बनाने में महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो वर्तमान में देश की जो संपदा है कोयला, पेट्रोलियम खनिज निर्भर है। देश किस पे निर्भर है? पेट्रोलियम पर, ईंधन पर और खनिजों पर निर्भर है। देश की आय के साधन हैं और देश को खनिज शक्ति संपन्नता, आर्थिक संपन्नता के द्योतक हैं। ये जो खनिज हैं ये क्या है कि देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाए रखते हैं। प्राकृतिक अतिदहन दोहन से हानिकारक परिणाम आते हैं। जब जो ये प्राकृतिक संसाधन का, खनिज संसाधन है, जब इनका ज़्यादा उपयोग करते हैं तो इससे जो देश पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। अतिदोहन के कारण क्या है? अतिदोहन का कारण है कि एक तो है जनसंख्या, दूसरा है बढ़ता हुआ शहरीकरण, और एक जो है बढ़ता हुआ शहरीकरण, और तीसरा जो कारण है औद्योगिकीकरण। और औद्योगिकीकरण, जनसंख्या बढ़ता हुआ औद्योगिकीकरण और भौतिक सुख सुविधाओं को ज़्यादा उपयोग में लिया जाकर, ये जो कारण हैं इनके कारण ही अतिदोहन हो रहा है, जनसंख्या के कारण और बढ़ता हुआ शहरीकरण, औद्योगिकीकरण। अब शहर में ही सभी लोग रहने लग गए, जो शहर की ओर ज़्यादा प्लान करते हैं तो फिर इन ईंधनों का ज़्यादा उपयोग होता है। और जो रोजगार जो है सीमा तक किया जाए, रोजगार के अवसर बढ़ाने में, विकास की दर बढ़ाने में, अर्थव्यवस्था बढ़ाने में जो खनिज ईंधन है, ये खनिज संसाधन हैं, ये काफ़ी मददगार होते हैं। लेकिन जब इनका उपयोग अनावश्यक रूप से किया जाता है तो फिर ये खनिज संसाधन मनुष्य एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा कम हो जाएगी और फिर मांग, डिमांड बढ़ने पर इनकी जो मूल्य है वो भी बढ़ जाएगा, और जिस कारण ये खनिज संसाधन आम लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे। फिर आता है खनिज उत्खनन उपयोग में पर्यावरणीय प्रभाव। अब जब खनिज का उत्खनन करते हैं, ये तो है सारा खनिज प्राकृतिक संसाधन, जो हम प्राकृतिक संसाधन से खनिज प्राप्त करते हैं। अब जो हम खनन करते हैं तो खनन क्या होता है कि कुएं के द्वारा पृथ्वी में कुआं खोदकर जो खनिज पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं और उन्हीं को हम खनन कहते हैं। और इसका जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है कि जब हम खनन करते हैं तो एक कुएं से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं वह पर्यावरण प्रदूषण भी करते हैं, मृदा प्रदूषण भी करते हैं, अन्य तरह के वायु प्रदूषण भी करते हैं। खनन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, जिनको रोजगार मिला होता है खनन के रूप में, खनन करते हैं जो ज़मीन को खोखली करने से मृदा का भूस्खलन भी हो जाता है, तो वहाँ जो काम करने वाले कारीगर हैं वह भी दब जाते हैं, जिसके कारण उनके वह ख़त्म भी हो सकते हैं। खनन से वनों के बड़े भाग का नाश होता है। जब खनन किया जाता है
तो थोड़े भाग जहाँ पर खनन योग्य भूमि है या नीचे जहाँ खनिज पाए जाते हैं वहाँ ही खनन नहीं किया जाता। उसके अलावा बड़े भूभाग पर खनन किया जाता है। आसपास में भी खड्डे खोद दिए जाते हैं, जहाँ पर वन जो होते हैं उनको भी काट दिया जाता है। और राजस्थान में जैसे खनन है उससे कई प्रकार के दुष्प्रभाव देखे गए हैं, पूरे देश में विश्व में भी देखे गए हैं। जैसे खनन से डस्ट मतलब जो है धूल फैलती है, और जो मतलब खनन अपशिष्ट होते हैं पर्यावरण की ताज़ी हवा को भी प्रभावित करते हैं। खनन से वायु को प्रदूषण होता है, और जो खनन है सभी जगह पर सभी भागों में बाहरी भागों में जमा हो जाती है, जो कि मृदा एवं भूमि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बनती है। फिर आता है राजस्थान में कई क्षेत्रों में संगमरमर की खानें हैं, जैसे मकराना, आंधी, उदयपुर, बांसवाड़ा, सभी जगहों पर जहाँ पर घने जंगल पहले थे, जहाँ पे मतलब राजस्थान में कई संगमरमर की ऐसी खानें हैं जो बांसवाड़ा, मकराना, उदयपुर में पाई जाती थी, जहाँ पे पहले बहुत बड़े घने जंगल थे। लेकिन अब खनन जब से किया गया है तो वहाँ पर उन जंगलों को हटा दिया गया है, और अपशिष्ट जो पदार्थ हैं जंगलों के हटाने के बाद जो खनन के अपशिष्ट पदार्थ है वह भी मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसके कारण मृदा भी प्रदूषित हो रही है और पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। फिर है खनन प्रदूषण व मानव स्वास्थ्य। अब खनन जो किया जाता है उससे प्रदूषण एवं मानव स्वास्थ्य, तो मानव जो स्वास्थ्य है वो तो आपको पता ही है कि कैसे प्रभावित होता है। मनुष्य जो है जो मतलब जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है फेफड़ों से, मतलब वो ऑक्सीजन को अपने अंदर मतलब देता है। तो ये जो खनन है, खनन से भी प्रदूषित जो है कुछ जनहानि होती है। तो जैसे दुर्घटनाएं हो सकती है, भूस्खलन, मिट्टी खिसकने से कई लोग दब सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थों से श्रमिक जो लोग हैं उनको खनन से कई तरह के जहरीली गैस जो होते हैं, मजदूर वर्ग है, जहरीली गैस से या दम घुटने से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। अब खनन द्वारा पर्यावरण जन हानि रोकने के कुछ उपाय हैं, जैसे खनन बने हुए जो गर्त हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए, जो पहले से खनन किए हुए हैं उन्हें दोबारा वैसा खड्डा नहीं रखना चाहिए, उनका पुनर्भराव कर देना चाहिए। निकलने वाले खनिज जो पदार्थ हैं अस्थानांतरित बाग यूं ही खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ढेरों के रूप में छोड़ फिर से भरा जा सके। वैज्ञानिकों द्वारा कहे गए खनन से हानि भी कम से कम हो और अधिक धूल भी पैदा ना हो, ऐसा खनन किया जाए। खनन के लिए भूवैज्ञानिकों द्वारा जहाँ खनन करना है वहाँ चिन्हित किया जाना चाहिए कि यहीं खनन करना है। उसके अलावा आसपास में खनन के लिए मिट्टी या मृदा को खोदा नहीं जाना चाहिए। खनन के बाहरी हिस्से में अति संघन जो वृक्ष होते हैं उन वनों को प्रदूषित फैलाने से रोका जा सकता है। जब खनन किया जाए उसके आसपास भी वृक्षारोपण किया जाए, वहाँ से अनावश्यक रूप से वृक्षों को नहीं हटाया जाए। खदानों की आपात स्थिति की दशा, आसपास बचाव के साधन होने चाहिए। फिर है अनावश्यक अतिशय मात्रा में खनन नहीं किया जाना चाहिए। तो बच्चों आज हमने यही देखा कि खनिज संसाधन में जो 3 प्रकार के हमारे खनिज हैं, और खनिज हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं, और जो खनिज प्राप्त किए जाते हैं वह खनन के रूप में प्राप्त किए जाते हैं।